वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का एक ऐसा जंगल जहां धरती और आसमान एक दूसरे से बातें करते हुए लगते हैं। एक समय था जब इस जंगल से बाघ विलुप्त हो चुके थे और 2014 और 2018 के ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में इतना बड़ा पीए होने के बाद भी एक भी टाइगर यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ था। तब मध्य प्रदेश के इन साहसी वन कर्मियों ने इस जीव की सुरक्षा में अपना जीवन लगा दिया और इनकी ही मेहनत का नतीजा है जो हमें आज इस जंगल में बाघ घूमते नजर आते हैं। और जब बाघ किसी जंगल में आजादी और शान से घूमते हैं तो इनकी सुंदरता और शक्ति की सारी दुनिया कायल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जब किसी बाघ का जीवन समाप्त होता है तो लोग इसे लापरवाही बता के जिम्मेदारी फॉरेस्ट गार्ड्स पे डाल देते हैं। यदि आप केवल टाइगर्स को पसंद करते हैं और टाइगर की डेथ होने पे आपको इतना दुख होता है तो सोचिए मेरे उस फॉरेस्ट गार्ड का जो पूरे 24 घंटे पूरे 365 दिन अपने परिवार से दूर अकेला जंगलों में रह के जिस टाइगर को प्रोटेक्ट करता होगा, क्या उसको दुख नहीं होता होगा? आज देश में बाघों की बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ टाइगर मोर्टेलिटी भी खबरों में रहती है और कुछ लोग इसे मसाला लगा के पेश करते हैं, पर गौर से समझा जाए तो असलियत इस बात से काफ़ी अलग दिखती है कि जो हम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन करते हैं, जो अभी हम 2026 में कर रहे हैं या 2022 में जो हमारा 785 का काउंट था, वो केवल 1.5 साल या उससे बड़े टाइगर्स का था, तो सब एडल्ट या एडल्ट का था। लेकिन जब हम मोर्टेलिटी की बात कहते हैं तो चाहे 1 महीने का टाइगर मरा हो, 2 महीने का या 6 महीने का या 1.5 साल का, हम उसको टाइगर ही मान के मोर्टेलिटी काउंट करते हैं। जंगल को अगर बाघों के परे देखा जाए तो बहुत कुछ जानने के लिए बाकी है और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आज केवल बाघों का घर नहीं, आने वाले कुछ नए मेहमानों का बसेरा भी बनने वाला है। ग्रासलैंड के पैचेस होने के कारण ही माना जाता है कि ये जगह चीता इंट्रोडक्शन के लिए बहुत मुफीद जगह है, लेकिन बहुत जल्दी हम हमारे जो वीरांगना दुर्गावती के लैंडस्केप में भी चीतों को फ्री रेंज रोमिंग करते हुए देखेंगे। आइए मेरे साथ, आज हम मध्य प्रदेश में चल रहे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रयासों को समझेंगे और करीब से जानेंगे। वेलकम टू वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बहुत ही स्पेशल सफ़र पे या फिर मैं कहूँ तो बहुत ही स्पेशल सफारी पे निकला हूँ और एक बहुत स्पेशल जगह पे आया हूँ। ये है इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की, जो कि मध्य प्रदेश में रिसेंट एडिशन है। आज की जो हमारी यहाँ पे सफारी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी, क्योंकि हमारे साथ आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं सफारी पे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह सर। रजनीश सर आ ही रहे हैं और हम बस उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही रजनीश सर आते हैं तो हम भी अपनी सफारी पे सर के साथ ज्वाइन करेंगे और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलने वाला है आज सफारी पे और कैसा है ये यहाँ का टाइगर रिजर्व। Morning, sir. Hi, good morning. How are you, sir? Yes, I'm very good. Welcome to Virangana Durgavati. It's a new name. So earlier it was Nora Dehi. Right. But it's one of the newest tiger reserve. Right, sir. So welcome to the Bina Gate. This is the Bina Gate, but new name is coming up, so we'll call it a Radha Gate. Radha Gate. Very nice. So आज की हमारी सफारी पे चलते हैं सर। स्पेशल सफारी आपके साथ स्टार्ट करते हैं। जरूर। Sir, welcome back to the channel and this time on a safari. Yes, and to a new place. To a new place, exactly. Yes. Sir, please tell us about the Virangana Durgavati Tiger Reserve and since it's the 54th edition, अभी जैसा मैं NTCA की लिस्ट पे देख सकता हूँ 54th Tiger Reserve है, तो please share some more details about this. So जो ये टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसका नाम है, तो ये 54th टाइगर रिजर्व है, लेकिन एक पीए के तौर पे तो ये बहुत पुराना है। लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं। 1975 में पहली बार नौरादेही नोटिफाई हुआ था
17 फरवरी को। और उस समय से ही एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट पीए के रूप में था, क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया के भी बहुत सेंट्रल पोर्शन में है। तो ये सालों तक एक सेंचुरी के तौर पे ही रहा, लेकिन अभी इसे एक टाइगर रिजर्व के तौर पे नोटिफाई किया गया है। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में एक सेंचुरी है जिसका नाम पहले से ही वीरांगना दुर्गावती था, और ये जो नौरादेही सेंचुरी है, इन दोनों को मिला के अब हमारा जो टाइगर रिजर्व है इसका एरिया 2339 स्क्वायर किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और बहुत सारा यहाँ पे पोटेंशियल है अभी, और वुल्फ साइटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है अपार्ट फ्रॉम टाइगर्स। और बाकी जो सेंट्रल इंडिया की वाइल्ड लाइफ है वो तो है ही यहाँ पे। और देखिए, इस तरह की इकोलॉजी की जो स्पीशीज़ है ना, वो भी बहुत डिफरेंट होती हैं। तो आपको यहाँ पे वुल्फ साइटिंग बहुत होती है। तो आप मध्य प्रदेश के किसी भी टाइगर रिजर्व में जाएंगे, आपको टाइगर रिजर्व में वुल्फ, क्योंकि वुल्फ इस तरह का ओपन एरिया पसंद करता है। और हमारे यहाँ ब्लूबुल की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। ब्लूबुल भी ऐसा ही एरिया पसंद करता है। और मैं आपको एक बहुत ही करिश्मेटिक स्पीशीज बताऊं, चिंकारा। चिंकारा आपको मध्य प्रदेश के जो नॉन एस्टैब्लिश टाइगर रिजर्व हैं उनमें कभी जंगल के अंदर आपको नहीं मिलेगा, पर हमारे जंगल में, क्योंकि ये ओपन स्क्रब लैंड है। और आप यदि हमारा सोशल मीडिया पेज देखेंगे तो हम इसे कहते हैं सवाना ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो सवाना फॉरेस्ट वैसे तो अफ्रीका में होते हैं इन अ ट्रू सेंस, बट हमारे वीरांगना दुर्गावती के आप बहुत सारे हिस्सों को देखेंगे तो आपको सवाना जैसा लगेगा। और इसीलिए यहाँ पे डियर की बजाय एंटीलोप स्पीशीज ज़्यादा है, और इसीलिए वुल्फ यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखता है। आपको सफारी के दौरान हाइना दिख सकता है, जो दूसरे टाइगर रिजर्व में नहीं पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ की स्पीशीज थोड़ी सी डिफरेंट है। सर, व्हाट इज दिस लैंड? ये क्या एरिया है? व्हाट इज दिस फेंसिंग? सो जैसा मैंने कहा कि नौरादेही टाइगर रिजर्व अभी बहुत नया टाइगर रिजर्व है, और लेकिन जंगल तो नया नहीं है, जंगल तो सालों से है, और पीए भी कई सालों से है। 1975 से ये सेंचुरी का स्टेटस है। लेकिन आप देखिए ना, यही फ़र्क होता है। एक तरफ हमारे पास लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर का कान्हा है, और दूसरी तरफ उतना ही या उससे भी बड़ा नौरादेही सेंचुरी है। पर आज कान्हा कहाँ है और नौरादेही कहाँ है? सो जो फ़र्क है कि नौरादेही सेंचुरी के अंदर लगभग 100 गाँव, 93 टू बी प्रिसाइज, विलेज हुआ करते थे। और कभी ऐसा हुआ नहीं कि रिलोकेशन हो पाया हो। कोशिश तो ज़रूर हुई होगी पिछले सालों में भी, लेकिन कान्हा में आप देखिए विलेज रिलोकेशन हुआ। तो आज कान्हा का जंगल कितना खूबसूरत है। एक तो इसे कान्हा से या पेंच से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये विंध्यन लैंडस्केप में है। तो जो विंध्यन लैंडस्केप है, इसको आप पन्ना के लैंडस्केप से कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा थॉर्नी फॉरेस्ट और स्क्रब लैंड और उस तरह के होते हैं। बहुत घने जो साल के जंगल होते हैं, उस तरह के जंगल आपको पूरे नौरादेही में नहीं मिलेंगे कहीं, क्योंकि इन जंगलों की वो तासीर ही नहीं है। इन जंगलों की तो तासीर है इस तरह का थोड़ा सा ओपन स्क्रब लैंड है। पेड़ होंगे भी तो बहुत ऊंचे नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा घना नहीं होगा, बल्कि आपको ऐसा लगेगा अभी आप अंदर घुसेंगे तो बहुत सारा ग्रासलैंड के पैचेस हैं। और देखिए, इसीलिए ग्रासलैंड के पैचेस होने के कारण ही माना जाता है कि ये जगह चीता इंट्रोडक्शन के लिए बहुत मुफीद जगह है। और चीता ऐसे ही जगहों पे रहना पसंद करता है जहाँ बहुत घना जंगल नहीं हो। सर, आपने चीता की बात करी, तो इसमें मुझे एक चीज़ याद आ रही है जी। जब इनिशियल वैलिडेशन हुआ था चीता के लिए, या फिर स्टडी हुई थी चीतास के लिए, सो नौरादेही वाज वन ऑफ द प्लेस एज वेल, जो इनिशियली कूनो और बाकी एरियाज में हो। क्या ये बात सही है? एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट? ये बात सही है। 2020 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चीता कमेटी को इंडिया में चीता के लिए जो बेहतरीन जगह हैं उन्हें खोजने के लिए कहा था, तो जो जगह ढूंढी गई थी उन 4 जगहों में नौरादेही भी एक था। तो कूनो नंबर 1 पे था, और उसके बाद गांधी सागर था, तीसरे पे हम थे, और चौथे पे मुकंदरा हिल था। लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि ये चीता आने की बात कोई नई नहीं है। बहुत सालों से इस पे प्रयास हो रहे थे, और सफलता हमें अभी मिली हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनकी लीडरशिप में। लेकिन कोशिशें तो बहुत समय से थी, और 2013 में जब लगभग तय था
कि जो चीतों का पहला बैच आएगा वो नौरादेही में आएगा। और लेकिन उस समय फिर कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन हो गया। 2013 से वो केस चलता रहा 2020 तक, और जब उसका फैसला आया तो उसके बाद चूँकि देखिए इकोलॉजी तो बहुत डायनामिक चीज़ है, और फिर साइंटिस्ट को लगा कि नौरादेही से भी पहले कूनो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जगह है, और वो कूनो में आया। लेकिन बहुत जल्दी हम हमारे जो वीरांगना दुर्गावती के लैंडस्केप में भी चीतों को फ्री रेंज रोमिंग करते हुए देखेंगे। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में एक टाइम पे पॉपुलेशन जो थी इराडिकेट हो गई यहाँ से टाइगर्स की, एंड आज की डेट में भी देखा जाए तो अब ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द रीज़न जो पास्ट में ऐसा रहा कि जैसे पॉपुलेशन चली गई, और अब क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं और आज यहाँ पे टाइगर्स की सिचुएशन क्या है? टाइगर्स का जो बेसिक एक नेचर है कि वो इंसानों और इंसानी आबादियों को अवॉइड करते हैं। और जैसे आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को देखें कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 47 विलेज हुआ करते थे, और बिकॉज विलेज अंदर थे तो डिस्पाइट कि वहाँ बहुत खूबसूरत जंगल है, पानी है, सब कुछ है, बट टाइगर पॉपुलेशन थ्राइव नहीं कर रही थी। और रिलोकेशन होने के बाद आप देखिए धीरे धीरे टाइगर पॉपुलेशन बिल्ड कर रही है। तो वही एक जो चैलेंज था वो नौरादेही सेंचुरी जो अर्स्टवाइल है और अब जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है इसका था कि 900 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 93 विलेजेस। तो आप ये मान लीजिए कि यदि हर विलेज का इम्पैक्ट हम मानते हैं कि 5 किलोमीटर के रेडियस पे होता है तो एक बहुत बड़ा एरिया था जो विलेज के इम्पैक्ट के कारण था। तो इसलिए ये एक सेंचुरी होते हुए भी उस तरह की सेंचुरी नहीं थी। और जो आखिरी टाइगर रिपोर्टेड था 2010 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में, वो एक लोन टाइगर था, और उसके बाद शायद वो अपने जीवन साथी की तलाश में या कंफर्ट के लिए यहाँ से भी कहीं और चला गया होगा। और 2014 और 2018 के ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में इतना बड़ा पीए होने के बाद भी एक भी टाइगर यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ था। और फिर तभी ये निर्णय लिया गया कि हम यहाँ पे टाइगर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक टाइग्रेस है जो वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी ही है उसकी कि उस टाइग्रेस को सतकोसिया के लिए जाना था। तो पेंच टाइगर रिजर्व का 2016 का इंसिडेंस है। एक बागी नाला फीमेल होती थी और वो बागी नाला फीमेल बफर एरिया में पॉइजन हो गई थी, और उसके 3 बच्चे थे उस समय, बहुत ही न्यू बॉर्न थे, 1-2 महीने के रहे होंगे। और उसमें एक बच्चा तो तुरंत ही डेथ हो गया था, 2 को रेस्क्यू किया गया। और कान्हा में घोरेला जो फैसिलिटी है वहाँ पे उन कब्स को ले जाया गया। तो घोरेला पहुँच के एक दूसरे कब की भी डेथ हो गई। और तीसरा कब जिसको हम काफ़ी दिनों तक तो मेल मानते रहे थे, क्योंकि बहुत छोटे टाइगर के कब में जेनाइटल्स दिखते नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। तो जो हमें चालान आया था कान्हा में वो उस पर मेल कभी लिखा हुआ था, बट जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो रियलाइज़ हुआ कि वो फीमेल है और वो घोरेला एनक्लोजर में बड़ी हुई। तो सतकोसिया में 2018 फरवरी में उसे निर्णय होना था, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट और उड़ीसा फॉरेस्ट ऑफिसर्स का मानना था कि वो टाइग्रेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी सतकोसिया में, क्योंकि वो एनक्लोजर में बढ़ी है। बट हम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे मध्य प्रदेश में, क्योंकि घोरेला के कब्स पहले भी पन्ना में जाके सरवाइव कर चुके थे, पन्ना के T4 और T5। तो फिर वो निर्णय हुआ, और तो जो पेंच की ये बाघिन घोरेला के रास्ते नौरादेही पहुंची, और फिर बांधवगढ़ से एक मेल आया, और ये दोनों यहाँ की फाउंडर पॉपुलेशन बने। और इन्हीं जो टाइगर के जो कब्स हैं और फिर उनके बच्चे, हालांकि इस बीच एक चीज़ होती रही, जैसा मैंने कहा कि पन्ना से और रातापानी से तो फंक्शनल कॉरिडोर है, तो कोई दूसरे भी मेल टाइगर यहाँ पे आए, और इस तरह से जो पॉपुलेशन है यहाँ की लगभग, अभी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 की रिज़ल्ट आना है, बट वी आर होपिंग कि हमारा नंबर करीब 25 to 30 के बीच होगा। और इसमें बांधवगढ़, कान्हा और पेंच और शायद पन्ना और रातापानी के जीन पूल का भी मिक्स है। तो इसलिए भी वो बहुत एक यूनिक टाइगर रिजर्व इसको बनाता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यस, ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, और आप देखें 2018 अप्रैल से 2026 लगभग 8 सालों में ये 2 से 30 तक या 25 तक पहुंच चुका है। और मेरा मानना है कि आने वाले सालों में बहुत ही लीप एंड बाउंस में यहाँ पे टाइगरों की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होगी।
एंड कोई स्पेसिफिक मेजर्स वीरांगना दुर्गावती के लिए पर्सपेक्टिव से किए जा रहे हैं जो कि बाकी टाइगर रिजर्व में नहीं होते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जल्दी रिवाइव करना है, ऐसा कोई स्पेसिफिक मेजर? नहीं, कोई स्पेसिफिक मेजर तो नहीं है। देखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रिंसिपल बड़े सिंपल हैं। एक तो पहले आपको अपना एरिया सिक्योर करना है, तो प्रोटेक्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, फिर आपको एनिमल के लिए हैबिटेट इंश्योर करना है, तो जहाँ पे अच्छा फूड हो, पानी हो पर्याप्त। तो चूँकि अभी अभी गांव रिलोकेट हो ही रहे हैं, तो इसलिए फूड अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और जो रेस्टोरेशन की प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्टन अप करने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व से स्पॉटेड डियर भी यहाँ पे लगभग 1000 आ चुके हैं और 1000 और आने वाले समय में आएंगे। इस बीच चूँकि चीता आना है, तो हम ब्लैक बग भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी जो शाहजहाँपुर से हमने कैप्चर किए थे उसमें एक लॉट आया था, और आने वाले समय में और भी ब्लैक बग यहाँ पे रिलीज़ किए जाएंगे, ताकि एंटीलोप्स और डियर दोनों की पॉपुलेशन में बढ़ सके। और टाइगर का फूड मोस्टली डियर स्पीशीज़ हैं, चीता का फूड एंटीलोप्स हैं, तो दोनों के लिए फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, फूड अबंडेंस में रहे। किसी भी टाइगर रिजर्व को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। अधिकारियों को वन कर्मियों के साथ मिलके ज़मीन पे उतर के मेहनत करनी होती है। हर कदम पे सोच समझ के निर्णय लेने होते हैं, जिससे जंगल और यहाँ के जानवरों का हित और समृद्धि हो सके। सर, सो जैसा कि अभी तक हमने बात करी कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में टाइगर्स आने वाले हैं, बट अब मैं टॉपिक थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ एंड मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर्स का सिनारियो चल रहा है। एंड अगर आप देखें 2025 का जो डेथ टोल है टाइगर का, दैट इज़ कमिंग ऑन टू 55 इन मध्य प्रदेश एंड ओवरऑल इंडिया में 166 है। सो व्हाट डू यू थिंक आर द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस, कंसिडरिंग MP एज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन? ओके, इसके यदि हम जब भी डेथ की बात करते हैं तो हम डेथ को केवल एक पॉइंट इंसिडेंस मानते हैं कि टाइगर का डेथ हो गया, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा जो टाइगर कंजर्वेशन का सिनेरियो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ताना बाना है। बट यदि मैं सिंपली यदि नंबर्स की केवल बात करना चाहें तो आप देखिए 2010 का जो टाइगर एस्टिमेशन था, उस समय 257 एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टाइगर्स थे मध्य प्रदेश में, और तब लगभग 20-22 ये नंबर ऑफ डेथ होता था। 15 से 20 के लगभग नंबर ऑफ टाइगर डेथ्स हमारे यहाँ जो रिपोर्ट होती थी। तो यदि आप मान लें कि इस एस्टिमेशन के बाद हमारा नंबर कुछ 1000 के आसपास होगा, तो लगभग 4 टाइम इंक्रीज है। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेथ भी 4 टाइम इंक्रीज होगी, है ना, ये बड़ा एक ऑब्वियस सी बात है। तो यदि हम मान के चलें कि उस समय 15 या 16 डेथ होती थी, तो यदि अभी 60 डेथ्स हो रही हैं तो वो लगभग उसी प्रपोर्शन पे है। आपने अभी एक फिगर बताया कि इंडिया में 166 डेथ है और मध्य प्रदेश में 155 है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1/3। यदि आप टाइगर का ओवरऑल नंबर भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में लगभग लिटिल लेस देन 1/3 टाइगर एस्टिमेटेड है, जो पूरा इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन है। तो ये जो सिर्फ ये एक हल्ला करना कि अरे 55 टाइगर मर गए, पर आपको सोचना होगा कि हमारे यहाँ टाइगर का पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ा है, और ये भी समझना होगा कि हमारे जो टाइगर पॉपुलेशन है उसका लगभग 50 to 60% तो टाइगर रिजर्व्स और PAs में है। लगभग 40% पॉपुलेशन जो है हमारी वो नॉन PA एरियाज में है, टेरिटोरियल फॉरेस्ट है। शहडोल जिला है, बालाघाट जिला है, सतना जिला है, देवास जिला है, खंडवा है, बैतूल है, भोपाल है, रायसेन है, जहाँ पे कोई PA नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कई दूसरे जो टाइगर रिजर्व है अन्य राज्यों के, उनसे ज़्यादा टाइगर इन टेरिटोरियल फॉरेस्ट में है। और जब मैं टेरिटोरियल फॉरेस्ट कहता हूँ तो PA से फ़र्क क्या है? जो हमारा PA एरिया होता है वो मोरलेस सेंटर सेंटरम होता है। PA के अंदर न ह्यूमन मूवमेंट होती है, न कोई बिजली लाइन होती है। इस तरह की जो एक्सीडेंट या क्राइम की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और जो हमारा स्टाफ भी होता है वो फुल टाइम इसी विजल में रहता है कि हमको किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं होने देना है। लेकिन
ये सीमाएं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सीमाएं हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सीमाओं को वन्य प्राणी नहीं मानते हैं और वो इन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से बाहर निकल के भी जाते हैं, टेरिटोरियल फॉरेस्ट में जाते हैं, कई बार रेवेन्यू फॉरेस्ट में चले जाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे लोग अपनी चराई के लिए भी जाते हैं, लोग लकड़ी काटने भी जाते हैं, लोग अपनी दूसरी NTFP की ज़रूरतों के लिए जाते हैं और ये जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो टाइगर की अननेचुरल डेथ है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ डेथ है जो खेतों के किनारे लोग लाइव नेकेड वायर लगा देते हैं और उस लाइव नेकेड वायर को कभी हर्बीवोर भी उसमें फंस के मरते हैं और कभी उनका पीछा करते हुए उनको फॉलो करके आके कार्निवोर आते हैं, वो भी मरते हैं। तो ये दुखद है कि टाइगर पॉपुलेशन बढ़ने के साथ मॉर्टेलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कितनी डेथ्स उसमें से क्राइम रिलेटेड है। 90s के पहले हमारा स्टाफ बहुत डरा हुआ होता था और वो छिपा जाता था कि डेथ हुई है। हमें पता ही नहीं चल पाता था कि डेथ के पीछे कारण क्या है, क्या वो कोई नेचुरल डेथ है या पॉइजनिंग है या टाइगर फाइट हुए हैं या इलेक्ट्रोक्यूशन है। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने स्टाफ को, जो फ्रंटलाइन स्टाफ है जो सबसे पहले टाइगर डेथ देखता है, डेली वेजेस या फॉरेस्ट गार्ड, उनको हमने ये एश्योरेंस दिलाया कि यदि आपका नेग्लिजेंस नहीं है, आप किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी टाइगर डेथ होने पे। जो कि 90s में या 80s में इट वाज अ नॉर्म कि टाइगर डेथ हुई है तो फॉरेस्ट गार्ड को आप सबसे पहले सस्पेंड करिए। उस फॉरेस्ट गार्ड की क्या गलती है यदि टाइगर की डेथ हुई है तो हमको वो एग्जामिन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे सिनेरियो ये 2008-9 से चेंज होना शुरू हुआ। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, कई बार हम मीडिया में देखते हैं बहुत एक पासिंग कमेंट होता है कि अरे टाइगर डेथ हुई है तो फॉरेस्ट वाले तो इनफाइटिंग बता देंगे। एक तो ये समझे कि फॉरेस्ट वाले ही टाइगर बचाने का काम करते हैं। यदि आप केवल टाइगर्स को पसंद करते हैं और टाइगर की डेथ होने पे आपको इतना दुख होता है, तो सोचिए मेरे उस फॉरेस्ट गार्ड का जो पूरे 24 घंटे, पूरे 365 दिन अपने परिवार से दूर अकेला जंगलों में रह के जिस टाइगर को प्रोटेक्ट करता होगा, क्या उसको दुख नहीं होता होगा? या उसका दुख आपके दुख की तुलना में कितना बड़ा होता होगा? तो बात पर केवल दुख की नहीं है ना, ये मैनेज करने की है। और जब भी कोई टाइगर डेथ होता है तो NTCA का एक सेट प्रोटोकॉल है, उसमें हम NTCA का एक रिप्रेजेंटेटिव बुलाते हैं जो एक इंडिपेंडेंट आदमी होता है। उसके अलावा हम कम से कम 2 डॉक्टर होने चाहिए। उसके अलावा एक कोई गांव का सरपंच होता है, उसके अलावा कोई एक रेवेन्यू का अथॉरिटी होता है। इतने सारे लोग और एक कम से कम CF या CCF रैंक का ऑफिसर उसको सुपरवाइज करता है। तो आप ये मानते हैं कि ये सारे लोग गलत बोल रहे हैं और एक वो आदमी जिसने उस चीज को देखा ही नहीं है वो सही बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और इन लोगों को भी NTCA सुपरवाइज करता है। जो भी PM होता है उसकी वीडियोग्राफी करी जाती है, जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उनको सारा का सारा डॉक्यूमेंट करके फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ के रूप में रखा जाता है। यदि हमें शक भी हो रहा है, क्योंकि यदि टाइगर को गोली लगी है तो दिख जाएगा, करंट लगा है तो दिख जाएगा, लेकिन पॉइजन हुआ है तो नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए फॉरेंसिक लैब है, हमारे पास जबलपुर में लैब है, सागर में लैब है, अभी अभी हमारा भोपाल में भी एक लैब उपलब्ध हो गया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का लैब है। इन सारी लैब में हमारा डेटा जाता है और वहाँ से रिपोर्ट आता है। तो यदि मैं आपकी बात मानूं कि हमने छिपा दिया, कि हमने इनफाइट बता दिया, लेकिन डेथ का कारण कुछ और था, तो ये टाइगर के जो मॉर्टेलिटी के बाद जो विसरा और तमाम सैंपल जाते हैं वो लैब भी झूठी है। तो यदि उन मीडिया के हिसाब से यदि पूरा देश ही झूठा है तो फिर क्या करा जा सकता है? लेकिन हमको समझना होगा कि 2010 से, ये आप 2025 की बात कह रहे हैं ना, 2010 से आज तक मध्य प्रदेश राज्य ने, वन विभाग ने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ हर साल रिपोर्ट करी है और उसके बाद भी हम तीसरे नंबर से पहले नंबर पे आ गए हैं। 2018 के एस्टिमेशन में केवल 2 टाइगर्स का अंतर था, 524 और 526, मध्य प्रदेश और जो सेकंड नंबर पे राज्य था। 2018 से 2022 तक भी हमने मैक्सिमम टाइगर डेथ रिपोर्ट करी और वो जो 2 का अंतर था वो 222 का अंतर हो गया। फिर हम एस्टिमेशन कर रहे हैं और फिर रिजल्ट आएगा और वो इस देश के बाहर और हमारे प्रदेश के हर व्यक्ति जो बाघों के कंजर्वेशन को अप्रिशिएट करता है उसके लिए मध्य प्रदेश वन विभाग फिर एक गौरव का मौका देगा। इंतजार कीजिएगा 29 जुलाई 2027 का जो मोस्ट प्रोबेबली टाइगर एस्टिमेशन का रिजल्ट आएगा। सर, जैसा कि आपने बताया, ये मैं ना डायरेक्टली इस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ। जो लोग जैसे एयरफोर्स में कहते हैं कि MiG-21 ही क्यों गिरता है
MiG-21 की जो पॉपुलेशन है, जो काउंट है इंडियन एयरफोर्स के पास इन्वेंट्री है, वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा फ्लाई करता है सारे एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में। तो वो उसके ही नंबर ऑफ़ क्रैशेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो सर ने भी वही एक सिंपल सी बात बताई, ज़्यादा टाइगर हैं तो ज़्यादा केसेस तो आएंगे ही आएंगे, विच इज़ वेरी लॉजिकल। साइड बाय साइड सर, क्या आप ये बताना चाहेंगे लाइक जो आई मीन सब एडल्ट्स होते हैं या फिर थोड़े कब्स होते हैं, क्या इनको भी इन काउंटिंग में कंसिडर किया जाता है, और अगर हाँ तो इनका पॉपुलेशन क्या है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और फिगर है कि जो हम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन करते हैं, जो अभी हम 2026 में कर रहे हैं या 2022 में जो हमारा 785 का काउंट था, वो केवल 1.5 साल या उससे बड़े टाइगर्स का था। तो सब एडल्ट या एडल्ट का था। लेकिन जब हम मोर्टेलिटी की बात कहते हैं तो चाहे 1 महीने का टाइगर मरा हो, 2 महीने का या 6 महीने का या 1.5 साल का, हम उसको टाइगर ही मान के मोर्टेलिटी काउंट करते हैं। तो यदि आप इस 55 जो डेथ की आप बात कह रहे हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, पर यकीनन मैं कह सकता हूं कि 15 से 20 टाइगर ऐसे होंगे जिनकी एज 1 साल या उससे भी कम होगी। एग्जैक्टली। तो ये टाइगर में भी बहुत नेचुरल फिनोमिना है कि जो कब्ज होते हैं 50% उसके 6 महीने के भीतर मर जाते हैं। और मैं कई बार टूरिस्ट भी मुझसे ये सवाल करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज अ नेचुरल डेथ फॉर अ टाइगर एंड व्हाट इज अ नेचुरल डेथ फॉर अ ह्यूमन बीइंग। टाइगर की जो हम एवरेज एज 12 ईयर कहते हैं, वो एवरेज एज जंगल की 12 ईयर है। यदि हमने कैप्टिविटी में देखा है, जू में जहां टाइगर्स को पैम्परिंग मिलती है, डॉक्टर्स मिलते हैं, वहां 25, 26, 27, 28 साल तक टाइगर जी सकता है। तो टाइगर का लाइफ स्पान तो वो है, लेकिन जंगल में 12 साल आते आते टाइगर कमजोर पड़ने लगता है, और जो दूसरा टाइगर 3, 4 या 5 साल का प्राइम पे होता है, वो उसको मार देता है। ये नेचुरल डेथ हम मानते हैं। इंसानों की दृष्टि से तो ये अननेचुरल है, पर टाइगर की नजर से ये नेचुरल डेथ है। दूसरा एक और होता है, टाइगर की अपनी फितरत ये होती है कि जंगल में केवल उसकी संतानें राज करे। तो कोई भी टाइगर जब किसी जंगल में घुसता है तो सबसे पहले वो देखता है कि उसके पहले वाले टाइगर के कितने बच्चे हैं, और वो बारी बारी से उन बच्चों को मारता है। इसलिए भी मारता है कि जो टाइग्रेस होती है फीमेल होती है, और हम इंसानों की बायोलॉजी में बहुत अंतर होता है। इंसानों में जो महिलाएं होती हैं वो हर महीने उनमें एक प्रोड्यूस होता है, या तो वो फर्टिलाइज होगा या फिर वो पीरियड्स में बाहर चला जाएगा। वन्य प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। वन्य प्राणियों में जब फीमेल को लगता है कि माहौल सुरक्षित है, उसके बच्चों को आगे भोजन पानी मिल पाएगा, तो वो हीट पे आती है। साइंस में उसके लिए एस्ट्रस एक टर्म है। तो जब वो स्ट्रेस में आती है तब वो अपने फेरोमोन में वो हार्मोन्स छोड़ती है, जिससे टाइगर को पता चलता है कि नाउ दिस फीमेल इज रेडी फॉर द मेटिंग। लेकिन यदि किसी टाइग्रेस के साथ बच्चे हैं तो वो फिर वो फेरोमोन्स रिलीज ही नहीं करेगी, और जो दूसरा मेल टाइगर उस टेरिटरी में आ गया है उसे अपनी जनरेशन बढ़ानी है, तो वो पहले उस टाइग्रेस के बच्चों को एक एक करके मारेगा। अब जब बच्चे नहीं होंगे, उस टाइग्रेस को भी रियलाइज होगा कि नाउ देयर इज अ न्यू मेल टाइगर, वो फिर से हीट में आएगी और फिर इस टाइगर से मेट करेगी। तो ये जो टाइगरों की दुनिया है ना, ये बड़ी डिफरेंट है और बहुत कहूँ मैं क्रूर सी भी है। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा एक लेवल पे और ऊपर लेके जाता हूँ मैं जी। मैं आपसे एक चीज़ और इसमें समझना चाहूँगा कि अगर मैं जेनेटिक हेट्रोजेनिटी की बात करता हूँ, तो जब हम टाइगर्स में जेनेटिक हेट्रोजेनी को देखते हैं, तो आज की डेट में एमपी के अंदर ऐसे कितने कॉरिडोर्स हैं जो इस चीज़ को आई मीन जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेंटेन करने में, बैलेंस आउट करने में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और क्या वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व उनमें से एक है जहाँ पे कोई कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ दूसरे टाइगर रिजर्व से ये कनेक्टेड है? जी, जहाँ तक कॉरिडोर की बात है, तो जो सबसे ज़्यादा स्टडी करा हुआ और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉरिडोर है वो तो कान्हा पेंच कॉरिडोर है, जो अभी भी बहुत फंक्शनल है। और साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया में एक जो स्पीशीज है होमो सैपियंस सैपियंस, वो धीरे धीरे करके इस दुनिया को पूरा खत्म कर देगी, हम लोग। और लेकिन जब हम खत्म कर रहे होंगे और जो दुनिया के आखिरी फ्री रेंजिंग टाइगर होंगे वो कान्हा पेंच लैंडस्केप पे रहेंगे, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कॉरिडोर इट हैज़, और बालाघाट में जिस तरह से टाइगर है।
लेकिन जहाँ तक हेट्रोजेनिटी की बात है और उस हेट्रोजेनिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए कॉरिडोर कनेक्टिविटी की बात है, तो मैं बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश फिर भी बहुत ब्लेस्ड राज्य है कि हमारे कई कॉरिडोर बहुत अच्छे हैं। जैसे बांधवगढ़ से संजय दुबरी कॉरिडोर इज इन वेरी गुड कंडीशन, पन्ना से नौरादही कॉरिडोर इज इन वेरी गुड कंडीशन, नौरादही से रातापानी इज इन वेरी गुड कंडीशन, रातापानी से खिवनी सेंचुरी इज इन गुड कंडीशन। तो ये जो मैंने आपको चेन बताई ये सारी विंध्यन रेंज है। तो ये कॉरिडोर अच्छी कंडीशन में है और फंक्शनल है और एनिमल का और उनके जीन पूल का मूवमेंट भी है। और उसके अलावा कई ऐसे स्पॉर्डिक इवेंट्स भी होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि हमारे टाइगर्स या हमारे वन्य प्राणी भी बहुत अजाइल होते हैं। और आपको मालूम होगा 2 सालों पहले कान्हा पेंच की एक टाइग्रेस थी, वो अचानक मार पहुंच गई थी। और संजय दुबरी का एक टाइगर है वो उड़ीसा पहुंच गया था। तो ये टाइगर खुद भी वॉन्डरर्स होते हैं, घूमते रहते हैं और इन कॉरिडोर की फंक्शनलिटी को स्ट्रेंथन करते रहते हैं इस तरह से। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं सर कॉरिडोर? इनका रोल क्या होता है एक टाइगर कंजर्वेशन में या फिर एक टाइगर की लाइफ में? देखिए, यदि कॉरिडोर नहीं होगा तो हम समझ लें क्या होगा। यदि कॉरिडोर नहीं होगा तो हमारे सारे जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो आइलैंड में बदल जाएंगे। नो मैटर आप कितना भी अच्छा मैनेजमेंट करें, धीरे धीरे उनमें इनब्रीडिंग होने लगेगी। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, हमारे राजस्थान राज्य के जो पीएज हैं रणथंभौर, आप देखिए कितना बेहतरीन मैनेजमेंट है, या सरिस्का, लेकिन कॉरिडोर कनेक्टिविटी उनकी बहुत खराब हो गई है और इसलिए उनके यहाँ इनब्रीडिंग स्ट्रेस है। तो हमने जैसे अभी पेंच से एक टाइग्रेस भेजी, बांधवगढ़ से एक टाइगर जाने वाला है और इस तरह से मध्य प्रदेश से 3 और महाराष्ट्र से 2 टाइगर वहाँ भेजे जाने हैं ताकि जीन की हेट्रोजेनिटी हो सके। तो यदि इनब्रीडिंग होगी, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में है कि सगोत्र में शादी नहीं होती है, हम मानते हैं कि यदि एक ही गोत्र में शादी होगी तो आपका इनब्रीडिंग होगा और इससे जो होने वाली हमारी संतान होगी वो वीक होगी। तो इसी तरह से टाइगर में भी है, यदि एक ही माँ के बच्चे आपस में मेट करते रहे तो धीरे धीरे 10, 12, 15 पीढ़ी के बाद में जो टाइगर होंगे वो बहुत कमजोर होंगे, उनमें बीमारियां हो सकती हैं, उनमें तमाम दूसरे सर्वाइवल के इश्यूज होंगे, जेनेटिक होंगे इश्यूज, में आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इन सब का हल है कि आप हेट्रोजेनिटी बढ़ाएं। तो आप में से साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे, कुछ रिसेसिव जीन होती है, कुछ डोमिनेंट जीन होती है। रिसेसिव जीन तभी एक्सप्रेस होती है जब वो होमोजाइगस सिचुएशन में हो, माँ से भी वो मिले और पिताजी से भी मिले। तो अधिकतर ये जो बीमारियां वाली जीन होती है ना, ये सब रिसेसिव होती हैं। तो एक से मिले और एक से नहीं मिले तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी छिपी हुई रहेंगी, लेकिन माँ बाप दोनों से यदि वो जीन मिल गई तो वो एक्सप्रेस होने लगेंगी, तो वो निकल के आ जाती है, फिनोटाइप में दिखती हैं। तो जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने उन दोस्तों को जिनको ये जो जेनेटिक कैसे ये होता है ये उनको समझाएं ताकि सभी लोग समझ सकें कि कॉरिडोर क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए, सर से पूछिए, सर आंसर करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं पूछ के सर से कमेंट में रिप्लाई जरूर करूँगा। मैं एक और उदाहरण, मुझे चूंकि ये ध्यान में आया इसलिए बताना चाहूँगा। कुछ सालों पहले जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक ब्लैक टाइगर दिखा। तो ब्लैक तो ऐसा था कि उसके स्ट्राइप में ब्लैक कलर काफी ज्यादा था और हम सभी लोगों को कोई भी एक्सोटिक डिफरेंट सी चीज होती है बहुत अच्छी लगती है। सो एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड। पर सिमलीपाल से जो कॉरिडोर कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, तो इनब्रीडिंग होने के कारण धीरे धीरे वो काले वाले टाइगरों की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। और एक तरफ तो अभी नेशनल जियोग्राफिक में उस पे फ्रंट पेज पे था वो, तो बहुत इट वाज वेरी टॉक्ड अबाउट इवेंट। लेकिन साइंटिस्ट इस बात के भी चिंतित है कि ये बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि उस टाइगर पॉपुलेशन के लिए खतरा हो। इसलिए अन्य टाइगर रिजर्व से टाइगर वहां जाके इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि इस इनब्रीडिंग स्ट्रेस को, जिसके कारण काला रंग तो आ रहा है पर उसके साथ उसकी जीन में छुपी हुई बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हो सकती है, उनको खत्म किया जा सके या कम से कम छिपाया और दबाया जा सके। एंड मैं जस्ट ये क्वेश्चन जस्ट फॉर क्लैरिटी पुट अप करना चाहूँगा सर, टाइगर कंजर्वेशन में कोई भी नॉर्मेलिटी से हटके, चाहे वो एल्बाइनो टाइगर हो, चाहे वो मेलेनिस्टिक टाइगर हो, टाइगर कंजर्वेशन में इनका कोई रोल नहीं है। टाइगर कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूँगा तो वो नॉर्मल टाइगर के ऊपर ही कंजर्वेशन डिज़ाइन होगा, इनके लिए अलग से कोई कंजर्वेशन डिज़ाइन नहीं होगा, बिकॉज ये रेयर स्पीसीज़ है, मतलब स्पीसीज भी नहीं, म्यूटेशन, रेयर इंडिविजुअल्स हैं। तो ये बात जो धवल आपने कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी फैकल्टी ने पढ़ाया और मैं इस मोमेंट पे उनको याद करके ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करना चाहूँगा। डॉक्टर AJT जॉनसन, डॉक्टर शंकर, डॉक्टर झाला, डॉक्टर कमर कुरैशी और डॉक्टर सिन्हा, और भी बहुत सारे नाम याद आ रहे हैं। बट हमें हमेशा ये बताया कि हम किसी एक इंडिविजुअल को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम इस पूरे टाइगर और इस पूरी टाइगर की इकोलॉजी को, टाइगर जो एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, हम उस छतरी के नीचे के हर ऑर्गेनिज्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। बहुत छोटा सा ही रोल, पर हम इंसानों का भी इस इकोलॉजी में है। और इसीलिए जब भी हम कंजर्वेशन की बात कहते हैं तो हम टाइगर के हैबिटेट को बचाने की बात कहते हैं, उस इकोसिस्टम को बचाने की बात कहते हैं, कॉरिडोर को बचाने की बात कहते हैं। और जब कभी कोई एक इंडिविजुअल की बात होने लगती है तो एक जो ये बड़ा मसला है वो छिपने और दबने लगता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि समझे कि टाइगर कंजर्वेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ताना बाना है और आसान भी नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, हमारे यहाँ हर आदमी 2 बच्चे पैदा करना चाहता है कम से कम। हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। हमें सड़कें चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें अब अपने घरों में एयर कंडीशन चाहिए। जब हमें ये सब चाहिए तो इनके साथ में टाइगर को चाहने के लिए हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और एक देश और एक समाज के रूप में हमें समझना पड़ेगा कि वो सैक्रिफाइसेस क्या हैं। और यदि हम सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे तो पहले टाइगर और इकोसिस्टम उसकी कीमत चुकाएगा और उसके बाद में हम उसकी कीमत चुकाएंगे। और 21-22 में कोविड के समय हमने देखा जब नेचर अपने पे आती है तो वो कितना चैलेंजिंग होता है ह्यूमन के लिए। हम उसके आगे एक कीड़े मकोड़े जैसे भी नहीं हैं। बिल्कुल सर। तो मैं फिर अनुरोध करना चाहूँगा, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टाइगर कंजर्वेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी लड़ाई है, एक बहुत बड़ी खाई है जिसको पाटना है। और जब तक हमारे देश का और दुनिया का हर एक इंडिविजुअल हमारे साथ नहीं आएगा, केवल थोड़े से फॉरेस्ट गार्ड जंगल में अकेले रह भी ले तो क्या, परिवार सेक्रीफाइस कर भी दे तो क्या, पर हम अकेले इस लड़ाई को आपके बिना नहीं जीत पाएंगे। सो आई थिंक हम सबको मिलके एकजुट होके कार्य करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सर जैसे लोग और सर की टीम दिन रात 24 घंटे जंगल में लगी हुई है। हम जैसे लोगों से जितना बन पाएगा और बन पड़ता है, हमको बिल्कुल उतना अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अदरवाइज़ जैसा सर ने कहा कि नेचर तो अपना रौद्र रूप दिखाई देता है, तो जिस दिन दिखाएगा उस दिन फिर हम सबको भुगतना पड़ेगा। आई विश कि वो दिन नहीं आए। आई ऑल्सो विश दैट। सो बिफोर वी रैप अप दिस, मैं एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी प्लीज। रिलेटेड टू टाइगर ओनली। ओके। और ये ना लोगों में एक मतलब आधी कच्ची और पक्की बात होती है ना सर, आधी सही आधी गलत टाइप से लोगों में बड़ा वो है कि टाइगर जब किसी को चाटता है तो उसका मांस निकाल लेता है। उसकी टंग पे पैपिला होते हैं जो उसको मतलब हम जैसे कांटे जैसे उल्टे कांटे समझ लीजिए। तो सर ने तो इतने सारे रेस्क्यू खुद से करे हुए हैं, तो सर सामने बैठे हैं, मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो मैं सर से यही पूछना चाहता हूँ कि सर वो जो प्रोट्रूजन्स होते हैं, मैं उनको बोलूँ अगर, जो उसकी टंग से निकले होते हैं, वो क्या एकदम एग्जैक्टली कांटे होते हैं कि वो किसी को चाटेगा तो बिल्कुल ही बाहर निकाल देगा? थोड़ा इसके ऊपर अगर लाइट थ्रो करें सर तो। मेरा मानना है हाँ। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए आप देखिए कि टाइगर किल करने के बाद उसको टंग को रिवर्स करके किसी भी एनिमल को उल्टा चाटता है तो पूरे एक बार में ही पूरे उसके बाल साफ हो जाते हैं और वो साफ कर देता है। तो वो उतने ही नुकीले और उतने ही मतलब कांटेदार होते हैं। इसी के कॉन्ट्रास्ट में सर मैं एक और पॉइंट आपसे समझना चाहता हूँ कि ये ना दो मेरे समझ से मेरे लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं। टाइगर अगर किसी को चाट के उसकी स्किन निकाल सकता है या मांस निकाल सकता है, जो कि आपने बताया कि कर सकता है क्योंकि उसके प्रोट्रूजन्स काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं तो और हार्ड भी होते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी ओर देखता हूँ वो उसके अपने खुद के जख्मों को चाटता है तो वो ठीक हो जाते हैं। उस टाइम पे ये चीज़ नहीं होती, तो बड़ा एक आई मीन कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। इसके ऊपर यस तो देखिए ये तो बचपन की एक कहानी मैंने पढ़ी थी और आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। उस टाइगर के नाखून से बड़े बड़े जानवर मर जाते हैं, उसी टाइगर के दांतों के बीच में उसका कब
पैदल पैदल 100 मीटर तक भी चल जाता है। तो ये टाइग्रेस है, उसको वो आर्ट है कि कब कितना प्रेशर देना है। तो जब वो अपने खुद को चाटती है ना, तो केवल वो इतने डेलिकेट तरीके से चाटती है कि उसके जो ऊपर के मैगट्स हैं या जो चीजें सड़ गई हैं वो केवल निकल जाए। और जब उसको किसी किल को डिस्किन करना है तो वो पूरी शिद्दत से ताकत लगा के चाटेगी, ताकि वो गहरे वुंड्स हो सके और वो पूरा क्लीन हो सके। नेचर इज एट इट्स प्राइम। देखें तो उसका हर एक एस्पेक्ट जो है बड़ा डिफरेंट है और बड़ा ही कुदरत ने बड़ा सोच समझ के बनाया है। इसके अलावा सर लास्ट में एक जो फ्यूचर मेरे को एक और वीरांगना दुर्गावती का जो दिखता है, हम कब चीता देख सकते हैं सर यहाँ पे? जल्दी ही इंतज़ार कीजिए। नहीं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस प्लान तो है और चीता आने वाले हैं। 2013 में भी जो चुना गया था तो उसमें हम सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड डेस्टिनेशन थे। 2020 में भी जो 4 डेस्टिनेशन चुने गए उसमें हम 3rd प्रिफर्ड थे। उनमें से जो 2 फर्स्ट प्रिफर्ड थे, कूनो और गांधी सागर में चीता ऑलरेडी आ चुका है। तो यही है, बट फिर भी बस हमें वेट एंड वॉच है। तो गाइज सर को इस चीज़ के लिए आप लोग ज़रूर थैंक यू कहिएगा, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता है कि कोई ओपनली ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में इतना खुल के आपसे बात करे। तो मेरी तरफ से तो थैंक यू है सर आपको इस चीज़ के लिए, एंड बाकी सब नहीं, मुझे भी आपको थैंक यू और सभी को थैंक यू कहना है, क्योंकि यही वो मीन्स है कि जब हम अपनी बात एक बहुत बड़े मासेस तक पहुंचा पाते हैं। पिछले कुछ दिनों से हर दिन लगभग पेपर में हमें पढ़ने मिल जाता है, बट कोई भी उन खबरों की गहराई तक नहीं जाना चाहता है। एंड धवल, आई एम थैंकफुल टू यू कि आप उन खबरों की गहराई तक जाना चाहते हो और आपके थ्रू एक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं उन सब तक भी फैक्ट पहुंचेगा। आई एम सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर वीरांगना दुर्गावती, लेकिन कंजर्वेशन में बहुत सारे गैप्स हैं और मुझे बहुत सारे वॉलंटियर्स और बहुत सारे सपोर्टर्स चाहिए। आप में से जो CSR के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो या आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहाँ से कुछ CSR एसोसिएशन हो सकता हो, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि हम कोलैबोरेट करें और वीरांगना दुर्गावती के टाइगर कंजर्वेशन को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को और अधिक स्ट्रेंथन करें। थैंक यू सो मच सर। लास्ट में एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी रैप अप? नहीं, कोई भी लास्ट वर्ड नहीं है, कभी भी कोई लास्ट वर्ड होना भी नहीं चाहिए, हमेशा गुंजाइश होनी चाहिए आगे की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स हैविंग यू ऑन द शो अगेन। जंगलों में ही रहते रहते ये कुछ 4 लाइनें मैंने लिखी हैं और शीर्षक है इस कविता का, टाइगर बनना चाहते हो। माँ, भाई बहन सबको छोड़ अकेले रहना पड़ेगा, टाइगर बनकर अपना परिवार खोना पड़ेगा, अपनों से लड़ना भिड़ना, जख्मों के संग रहना पड़ेगा, टाइगर बनकर जीवन भर दर्द सहना पड़ेगा, घात प्रतिघात हर पल चौकस चौकन्ना रहना पड़ेगा, टाइगर बनकर खुद को जीने के लिए औरों की जान लेना पड़ेगा, अंदर हो डर कितना भी निडर दिखना पड़ेगा, टाइगर बनकर बहुत कुछ सहना पड़ेगा। इतना सब जानकर भी तुम टाइगर बनना चाहते हो?